आज हम प्रतिलोम फलन यानी इनवर्स फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम अध्ययन करेंगे प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव, इसकी ये परिभाषा है: यदि फलन f a से b में परिभाषित है तथा a अवयव है a का और b अवयव b के लिए, अगर f a इक्वल टू b हो तो हम कहते हैं कि b जो है वो a का f प्रतिबिंब ये है, यानी b जो है वो a का f प्रतिबिंब कहलाता है और a b का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। और a b का पूर्व प्रतिबिंब, इसी को हम प्रतिलोम अवयव कहते हैं, अर्थात इसको ये प्रतिलोम अवयव कहलाता है। a b का जो है वो प्रतिलोम अवयव कहलाता है, यानी a का प्रतिबिंब कौन है? b, और a जो है वो b का पूर्व प्रतिबिंब है, इसी a को हम b का प्रतिलोम अवयव कहते हैं और जिसे हम a बराबर f इनवर्स b द्वारा व्यक्त करते हैं। अर्थात यदि f इक्वल टू b हो तो ये f को इधर पक्षांतर करने पर f इनवर्स b इक्वल टू a प्राप्त होता है। तो f इनवर्स b इक्वल टू a। तो ये प्रतिलोम अवयव आपके समझ में आ गया होगा। जैसे आपके ये आकृति दी गई है निम्न चित्र में कि a से b में एक फलन f इस प्रकार परिभाषित है कि a1 का प्रतिबिंब b2 है, a2 का प्रतिबिंब b3 है, a3 का प्रतिबिंब b1 है, a4 का प्रतिबिंब b3, a5 का प्रतिबिंब b3 है। तो यहाँ पर देखिए a1 का प्रतिबिंब कौन है? b2। तो विलोम b2 का f इनवर्स प्रतिबिंब कौन है? a1। तो यहाँ पर लिखा है f a1 बराबर b2 है, तो f इनवर्स b2 किसके बराबर होगा? f इनवर्स b2 a1 के बराबर होगा। फिर से f a2 का मान b3 है, ये b3 a4 का भी प्रतिबिंब है और a5 का। तो यहाँ पर देखो f a2 बराबर b3 और f a4 का मान भी b3 है और f a5 का मान भी b3 है, इसलिए b3 के पूर्व प्रतिबिंब a2 a4 a5 हैं। अर्थात f इनवर्स b3 इक्वल टू a2, f इनवर्स b3 इक्वल टू a4, f इनवर्स b3 इक्वल टू a5। तो f इनवर्स b3 का जो मान है वो a2 हो सकता है, a4 और a5। तो ये समुच्चय हुआ f इनवर्स, यानी कि b3 के तीन प्रतिलोम अवयव हैं। b3 के तीन प्रतिलोम अवयव है a2 a4 a5। तो f इनवर्स b3 में तीन प्रतिलोम अवयव हुए। अब फिर से a3 का प्रतिबिंब कौन है? b1 है, तो f a3 बराबर b1। तो f इनवर्स b1 का मान हुआ a3। ठीक है, इसी प्रकार a4 का प्रतिबिंब आ चुका है और f इनवर्स b4 ये देखो शेष अवयव बचा। f इनवर्स b1 का मान a3 है, f इनवर्स b2 का मान आपके a1 है और f इनवर्स b3 के जो तीन प्रतिबिंब हैं, एक f इनवर्स b3, एक तो a2 हुआ, एक a4, एक a5, f इनवर्स b3। लेकिन f इनवर्स b4 जो है वो a के किसी भी अवयव से संबंध नहीं रखता है, इसलिए f इनवर्स b4 ये इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं फाई अर्थात रिक्त समुच्चय कह सकते हैं। तो प्रतिलोम अवयव हम उल्टी दिशा में चलते हैं, यानी कि इसका प्रतिलोम अवयव हुआ a3, f इनवर्स b1, f इनवर्स b1 का जो मान है वो a3 है, f इनवर्स b1। इसी तरह b2 का जो प्रतिबिंब है ये b2 का प्रतिलोम अवयव है, f इनवर्स b2 किसके बराबर है? a1 के तुल्य है, तो f इनवर्स b2 a1। लेकिन b3 के तीन प्रतिलोम हुए, एक तो हुआ a2 a4 a5, तो f इनवर्स b3 है a2 a4 a5। ठीक है, तो प्रतिलोम अवयव एक हो सकता है, तीन हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और नहीं भी हो, जैसे b4 का प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं है, अर्थात फाई। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यदि समुच्चय a बराबर दिया गया है -1 1 -2 2 3, ये 5 अवयव दिए हैं। b में ये 1 4 6 9 अवयव दिए गए हैं और f a से b में fx बराबर x² द्वारा परिभाषित है। ठीक है, तो f इनवर्स 1, f इनवर्स 4, f इनवर्स 6, f इनवर्स 9 ज्ञात करना है। देखो इनवर्स जो अवयव हैं, प्रतिलोम जो अवयव हैं, वो हम सह प्रांत के ही
सहप्रांत के अवयव के प्रतिलोम अवयव ही ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि बी के अवयव कौन कौन से हैं, 1, 4, 6, 9, तो इसके प्रतिलोम अवयव ही ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं प्रतिबिंब, और प्रतिबिंबों के ही प्रतिलोम अवयव प्रांत में से ही आते हैं, इसके प्रतिलोम अवयव इसी में से आएंगे। तो सबसे पहले हम ये एफ(x) जो सूत्र दिया गया है x², ठीक है, एफ(x) बराबर x², ये दिया गया है। तो एफ किससे किस में फलन है, ए से बी में, तो ए यानी प्रांत का अवयव रखेंगे पहले, x का मान रखेंगे हम -1, तो -1 का स्क्वायर 1 है। f1 का मान 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 है। फिर -2, f-2 का मान -2 का x के स्थान पे -2 रखने पर -2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, x के स्थान पे 2 रखने पर f2 का मान 4, x के स्थान पे 3 रखने पर ये 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी कि ये सभी अवयव रखने पर ये f के मान आ गए। अब देखिए f−1 इक्वल टू -1 और f−1 इक्वल टू 1, यानी कि ये एक जो प्रतिबिंब है ये -1 और 1 का है, अर्थात 1 का प्रतिलोम अवयव -1 भी है और इस 1 का प्रतिलोम अवयव 1 भी है। तो f−1 का मान जो है, f−1 का मान -1 है और f−1 का मान 1 भी है। ठीक है, इसी तरह f−4 का मान -2, और यहाँ पर भी देखिए f−4 इक्वल टू 2, ये f को इधर लाए f−4 बनेगा, तो ये 2, और इसको f को इधर लाए f−4 इक्वल टू -2, तो f−4 इक्वल टू -2 और 2, तो 4 के प्रतिलोम 2 अवयव हैं और 1 के भी प्रतिलोम 2 अवयव हैं। अब यहाँ पर f−9 इक्वल टू ये आएगा f−9 इक्वल टू 3, तो f−9 इक्वल टू 3। ये ध्यान रहे, ये जो इन्वर्स देखो अवयव जो होते हैं वो प्रांत में से ही आते हैं। देखो ये -1 और 1 इसके अवयव हैं, -2, 2 इसके अवयव हैं, और ये 3 किसका अवयव है, इसी का अवयव है। अगर इसका कोई अवयव नहीं होता है तो फिर f−1 विद्यमान नहीं होता, यानी प्रांत का अवयव होना चाहिए। f−1 हमेशा प्रांत के अवयव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये ज्ञात किया एग्जाम्पल के अनुसार। पहले इनके प्रतिबिंब निकाल लो और f को इधर पक्षांतर करने पर f−1 का मान -1, f−1 का मान 1 हो गया, f−4 का मान -2, f−4 का मान +2, तो f−4 के 2 मान, f−1 के 2 मान हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हुआ। अब देखिए एक एग्जाम्पल पर और विचार करते हैं हम, और ये f−1 -5 और f−8 का मान पूछा है। ये एग्ज़ाम में आते हैं, 1-1 नंबर के प्रश्न आते हैं। इस चैप्टर में से एक तो 1 नंबर का प्रश्न आता है, एक 2 नंबर का। तो f−1 का जो मान पूछता है वो 1 नंबर का आता है इस प्रश्न में। तो ऐसे बहुत से प्रश्न आ चुके हैं बोर्ड में इस प्रकार से। जैसे ये फलन दिया गया है f c से c में है, ये ध्यान रहे प्रांत क्या है और सहप्रांत क्या है, इसका विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। विशेष तौर से f−1 जो होते हैं वो प्रांत के ही अवयव होते हैं, तो प्रांत पर विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर c क्या होता है, c सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय होता है, c सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। तो सबसे पहले हमें f−1 -5 का मान निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर, चूँकि पहले लिख लो आप, f(x) इक्वल टू आपको दिया गया है x² -1। अब हमें किसका मान निकालना है उसको मान लेते हैं। माना f−1 -5 इसका मान निकालना है, इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट f(x), ये f−1 इधर पक्षांतर करो, f(x) इक्वल टू क्या हुआ, -5। f(x) इक्वल टू -5, तो f(x) का मान कितना है, ये रहा x² -1 इक्वल टू -5। ठीक है, x² -1 f(x) का मान रख दिया, f(x) का मान x² -1 इक्वल टू -5। तो x² इक्वल टू, इसको इधर पक्षांतर करेंगे -1 को तो +1, और -5 कितना हुआ, -4, और x बराबर ± √-4। तो रूट में ऋणात्मक संख्या होती है आयोटा, और 4 का वर्गमूल 2, तो इसको हम लिख सकते हैं ±2 आयोटा। अब देखिए ये जो है x का जो मान है
वो प्रांत का अवयव होना चाहिए। प्रांत कौन है? सम्मिश्र संख्या सी। तो ये सम्मिश्र संख्या है तो हम लिखेंगे अवयव है सी का। तो 2 आयोटा भी सी का अवयव है, -2 आयोटा भी सी का अवयव है। अतः ये x का मान ही, x माना था हमने एफ इनवर्स -5 को, तो एफ इनवर्स -5 यानी x का जो मान है वो, तो एफ इनवर्स -5 का मान एक तो 2 आयोटा हुआ, तो एफ इनवर्स -5 का मान एक तो -2 आयोटा हुआ, एक तो -2 आयोटा और एक हुआ आपका +2 आयोटा। ठीक है, तो ये एफ इनवर्स -5 का मान हमने ज्ञात किया। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं एफ इनवर्स 8 का मान ज्ञात करते हैं। तो जिसका मान निकालना हो उसको मान लो। माना एफ इनवर्स 8 इक्वल टू एक्स, तो ये एफ इनवर्स इधर पक्षांतर कर दो, एफ एक्स इक्वल टू 8, एफ एक्स इक्वल टू 8। ठीक है, अब एफ एक्स का मान रख दो, x² -1 इक्वल टू 8 और x² बराबर 9 और x बराबर दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि +3 का वर्ग भी 9 होता है, -3 का वर्ग भी 9 होता है। तो x बराबर +-3, ये c का अवयव है क्या? समिश्र संख्या है क्या? है। c समिश्र संख्या का अवयव है। यानी जितने भी आप संख्याएँ जितनी भी पढ़ रहे हो, जैसे प्राकृत संख्या है, पूर्ण प्राकृत है, पूर्णांक है, वास्तविक संख्या है, ये समिश्र संख्याओं का ये उपसमुच्चय हैं। क्योंकि समिश्र संख्या किस रूप में होती है? a + आयोटा b। तो प्रत्येक संख्या को हम a + आयोटा b के रूप लिख सकते हैं। तो 3 को हम 3 + आयोटा 0 लिख सकते हैं, इसलिए समिश्र संख्या है। इसी तरह -3 भी एक समिश्र संख्या है, यानी c का अवयव है। इसलिए x का जो मान है, अब हमने माना एफ इनवर्स 8, अतः एफ इनवर्स 8 का जो मान हुआ, ये भी कितने अवयव हुए? 2 मान हुए, एक तो -3 और एक +3। अब सपोज करो कि प्रांत C के स्थान पर अगर R होता, वास्तविक संख्या R से R में होता है ये फलन, यानी प्रश्न देखो चेंज करते हैं हम यहीं से, ये एफ एक्स बराबर सेम x² -1 हो और f जो है वो R से R में अगर होता, यानी R यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो यहाँ पर देखो x किसका का मान क्या आ रहा है? +-2 आयोटा आ रहा है। ये R का अवयव नहीं है। R का अवयव नहीं है, तब हम लिखेंगे एफ इनवर्स -5 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ R होता तो ये 5 होता, क्योंकि ये R का अवयव नहीं है, प्रांत का अवयव होना चाहिए। तो प्रांत अगर R है तो R का अवयव हम लिखेंगे, R का अवयव नहीं है। ठीक है, इसलिए ये एफ इनवर्स -5 इक्वल टू 5 हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये C है, समिश्र संख्या का अवयव है ये, इसलिए ये एफ इनवर्स विद्यमान है। इसी तरह अगर हम कहते हैं ये n से n में है, n से n में है, तो ये n का अवयव नहीं है, तो एफ इनवर्स -5 का मान 5, और ये आपके +3 तो n का अवयव है, लेकिन -3 n का अवयव नहीं है, तो एफ इनवर्स 8 का मान केवल कौन होता है? +3 होता, -3 नहीं होता। हाँ, अगर ये z से z में होता तो z के दोनों ही अवयव हैं, तो -3 और +3 दोनों ही z के अवयव हैं, यानी कि पूर्णांक हैं। तो पूर्णांक अगर होता प्रांत, तो ये z का अवयव अगर होता तो ये सत्य है, r का अवयव है तो सत्य है, एफ इनवर्स यही होगा। यानी वास्तविक संख्या भी है, पूर्णांक भी है, लेकिन प्राकृत संख्या यानी कैपिटल n अगर प्रांत होता तो ये n का अवयव +3 तो है, लेकिन -3 नहीं है, तो -3 को छोड़ेंगे अगर ये n का अवयव, तो एफ इनवर्स 8 का मान केवल 3 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे ये दिया गया एफ n से z में, अब देखिए ध्यान रहे प्रांत कौन है? n, तो एफ इनवर्स के जो अवयव हैं वो n में से ही आने चाहिए, यानी कि प्राकृत संख्या होनी चाहिए। प्राकृत संख्या है मतलब 1 2 3 4 ये ही होना चाहिए। एफ इनवर्स जो भी निकालते हैं वो 1 2 3 4 के अतिरिक्त कोई दूसरा अवयव नहीं होना चाहिए। अगर आता है तो वो हम लिखेंगे नहीं। और एफ एक्स बराबर x² -7x द्वारा परिभाषित है, तो एफ इनवर्स -2, एफ इनवर्स 3, एफ इनवर्स 4, 14। ये 1 नंबर का प्रश्न आता है कोई भी, इसमें या तो एफ इनवर्स -2 पूछेगा, या एफ इनवर्स 3, या एफ इनवर्स 14, ये 1 नंबर का प्रश्न होता है। तो कैसे ज्ञात करते हैं? तो पहले आप सूत्र लिख लो, आपकी एफ एक्स का सूत्र क्या दिया गया है? एफ एक्स बराबर दिया गया है
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 दिया गया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले एफ इनवर्स -2, तो हम लिखेंगे माना एफ इनवर्स -2 इक्वल टू एक्स। ये मान लिया, तो इससे ये हुआ आपका इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इक्वल टू -2। एफ एक्स इक्वल टू -2, तो एफ एक्स का मान कितना है? एफ एक्स का मान ये रहा आपके एक्स स्क्वायर -7x प्लस 8 बराबर, ये एफ एक्स का मान रख दिया, एफ एक्स का मान ये रखा और इक्वल टू -2। ठीक है। अब इससे -2 को इधर पक्षांतर कर दो, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 8 और 2 -2 इधर आएंगे प्लस 2, तो 8 2 10 इक्वल टू 0। एक्स के मान निकालने के लिए गुणनखंड करें आप। 10 के ऐसे खंड करो जोड़ने पर -7 आपको प्राप्त हो जाए। गुणनखंड आपने पढ़े हैं छोटी क्लासों में। तो 10 के गुणनखंड +5 और +2 होते हैं, -5 और -2 -7 होते हैं। तो इसके गुणनखंड आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x -2 और x -5। अगर गुणनखंड करोगे तो यही आएगा आपके। ठीक है, इसके गुणनखंड ये आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, रफ कार्य आप करती हैं, आपको बताया है 11th में भी बताया मैंने डायरेक्ट कैसे करते हैं आपको। तो यहाँ देखिए 10 के खंड -2 और -5 -7 होते हैं, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो -2 -5 -7, और इन दोनों का गुणा क्या होता है? +10 होता है। तो ये गुणनखंड, अब इसको 0 के बराबर रखेंगे, x -2 बराबर 0 या x -5 बराबर 0। तो इससे क्या आ गया? x बराबर 2 और x बराबर 5। तो x के 2 मान आ रहे हैं दोनों। क्या n का अवयव है? क्या ये भी n का अवयव है, ये भी n का अवयव है, तो ये अवयव हैं n के, दोनों ही अवयव n के हैं। इसलिए f इनवर्स -2 का मान जो हुआ, f इनवर्स -2, x का मान एक तो 2 आ रहा है और एक आ रहा है 5। ठीक है, ये आपका f इनवर्स -2 का मान प्राप्त हुआ। अब हम f इनवर्स 3 का मान निकालते हैं। तो मान लेते हैं f इनवर्स 3 बराबर, माना f इनवर्स 3 बराबर x, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना हुआ? 3। एफ एक्स इक्वल टू 3। एफ एक्स का मान रख दो, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 8 बराबर, ये एफ एक्स का मान रख दिया, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 8, ये एक्स स्क्वायर -7x प्लस 8 और बराबर 3, ये आपने रखा है। अब यहाँ पर इसको 3 को पक्षांतर कर दो, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर -7x प्लस 8, ये +3 इधर पक्षांतर करेंगे, -3, तो 8 में से 3 गए 5। अब इसके गुणनखंड नहीं होते हैं, तो श्रीधराचार्य सूत्र से ज्ञात कर लेंगे x बराबर। ठीक है, सूत्र है -b का मान है -7, b का मान -7, तो -b का मान हुआ +7 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर 49 माइनस, ठीक है, 4 a का मान 1 है और c का मान 5 है, तो 4 गुणा 5 यानी कि 4 पंजे 20 बटा 2 गुणा a यानी कि 2। तो ये x का मान हुआ 7 प्लस माइनस 49 में से 20 घटाएंगे 29 और बटा 2। क्या ये प्रांत का अवयव है? क्या x प्रांत कौन है? प्रांत है n। ये प्राकृत संख्या नहीं है, अवयव नहीं है n का अवयव होना चाहिए, नहीं है, तो x का मान विद्यमान नहीं है। x विद्यमान नहीं यानी कि f इनवर्स 3 का मान विद्यमान नहीं है, यानी कि इक्वल टू क्या हुआ? 5। ठीक है, ये प्राकृत संख्या होनी चाहिए। अगर ये r होता तो ये वास्तविक संख्या है, तो ये r अगर है, r का अवयव अगर है, यानी प्रांत अगर r होता है, यहाँ पर r से r में,
तो एफ इनवर्स 3 का मान एक तो 7 प्लस रूट 29/2 होता है और एक 7 माइनस रूट 29/2 होता है। ये दोनों ही एफ इनवर्स के 3 के मान हैं। ठीक है, अगर कब जब ये प्रांत n के स्थान पर क्या हो, r हो। लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है तो ये एफ इनवर्स नहीं, यानी कि 5 हो गए। ठीक है, अब अंत में हम एफ इनवर्स 14 का मान निकालेंगे सेम इसी प्रकार से। ठीक है, तो पुनः माना एफ इनवर्स 14 इक्वल टू एक्स, तो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा 14। ये एफ एक्स इक्वल टू 14। एफ एक्स का मान रख दो x² माइनस के 7x प्लस 8 बराबर 14 और x² माइनस के 7x, 8 में से 14 घटाएंगे माइनस के 6, ये 14 इधर पक्ष आएंगे -14, तो प्लस के 8 माइनस के 14 माइनस के 6 बराबर 0। 6 के ऐसे खंड करो, अब ये कह रहा है माइनस करने पर। ठीक है, यहाँ पर हमने गुणनखंड किया, 10 के गुणनखंड ऐसे खंड किया कि जोड़ करने पर माइनस आता है। अब यहाँ 6 के ऐसे खंड करो, माइनस करने पर क्या आ जाए, माइनस के 7 आ जाए। तो ऐसा गुणनखंड संभव नहीं है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र से मान निकालते हैं। x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 7×49 और -4 गुणा माइनस के 6, 6 चौक 24 बटा 2। तो ये हुआ आपका x का मान। x का मान 7 प्लस माइनस अंडर रूट 9×4 13, 4×2 6 1 73 बटा 2। 73 का वर्गमूल नहीं निकलता। फिर से ये अवयव नहीं है n का, तो ये भी n का अवयव नहीं है, n का अवयव होना चाहिए। तो एफ इनवर्स 14 भी विद्यमान नहीं है, अतः एफ इनवर्स 14 का मान भी क्या हुआ 5। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हल करेंगे, जो अवयव आता है वही इसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार हम और एग्जाम्पल पढ़ेंगे बुक्स में। ठीक है, तो आपके और समझ में आ जाएगा। अब ये हम पढ़ते हैं प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन, तो उसके लिए हम पहले एक रफ कार्य बता देते हैं। प्रतिलोम फलन के लिए पहले आपको एक रफ कार्य बताते हैं। मैं 4 फलन बनाता हूँ। ठीक है, ए से बी में चित्रानुसार आपको बता देता हूँ। ये ए से बी में, ठीक है, 1 2 3 ए बी सी, 1 2 3 ए बी सी, 1 2 3 ए बी सी। ये फलन F1, ये F2, ये F3, समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय ए, समुच्चय बी। एक का संबंध बी से, 2 का संबंध ए से और 3 का संबंध बी से। ठीक है, इसमें एक अवयव और ले लेता हूँ मैं डी। 1 का संबंध बी से, 2 का संबंध ए से और 3 का संबंध डी से। एक का संबंध ए से, 2 का संबंध बी से और इसमें एक अवयव लेता हूँ 4, 3 का संबंध सी से और 4 का संबंध बी से। एक चित्र और बना देता हूँ मैं।
ए बी, 1 2 3, ए बी सी, ये F4। थोड़ा सा विचार करना। देखिए ये F1 एक फलन दिया गया, इसमें C अवयव छूट रहा है, सह प्रांत का एक अवयव C छूट रहा है, और यहाँ पर ये आच्छादक नहीं है। और देखिए 1 का प्रतिबिंब भी B है और 3 का प्रतिबिंब भी B है, तो ये एक ही की नहीं है। तो बहुएकी आच्छादक बहुएकी अंतर्क्षेपी फलन है। ये आच्छादक नहीं है क्योंकि सह प्रांत का अवयव अगर छूटता है तो आच्छादक नहीं होता है। और दो भिन्न भिन्न अवयव के एक ही प्रतिबिंब होता है तो वो बहुएकी होता है। तो बहुएकी अंतर्क्षेपी फलन है, ये आच्छादक नहीं है। अब देखिए ये B से A में फलन है क्या। B से A में फलन होने के लिए फलन की परिभाषा A से B में फलन होना चाहिए, A के प्रत्येक अवयव का B में अद्वितीय अवयव से संबंध होना चाहिए। लेकिन सभी अवयवों के एक एक अवयव से संबंध है। लेकिन देखो B से A में फलन होने के लिए B के प्रत्येक अवयव का संबंध A के किसी न किसी अवयव से होना चाहिए, लेकिन C का किसी भी अवयव से संबंध नहीं है, इसलिए ये फलन नहीं है। तो इस फलन नहीं है तो B से A में ये फलन नहीं है, अर्थात F1 का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। इसी तरह देखिए F2 ये क्या है, 1 का प्रतिबिंब B है, 2 का प्रतिबिंब A है, 3 का प्रतिबिंब D है, एक ही की है ये, ठीक है। ऊपर वाला बहुएकी है, ये एक ही की है, और आच्छादक नहीं है क्योंकि C अवयव छूट रहा है। तो B से A में ये फलन नहीं हो सकता क्योंकि C का इसमें A का कोई भी प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा, तो B से A में फलन नहीं है ये, तो इसलिए इसका भी प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। तो ये हुआ आपका बहुएकी अंतर्क्षेपी, और ये हुआ आपका एकीकी अंतर्क्षेपी। अंतर्क्षेपी मतलब आच्छादक नहीं है, तो ये भी आच्छादक नहीं है, ये भी आच्छादक नहीं है। एक ही की है, आच्छादक नहीं है। बहुएकी है, आच्छादक नहीं है। ये देखिए 1 का संबंध A से, 2 का संबंध B से, 3 का संबंध आपके C से है, ठीक है, और 4 का संबंध आपके है B से, ठीक है। तो प्रत्येक अवयव के अलग अलग प्रतिबिंब हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 और 2 का प्रतिबिंब क्या है, एक ही अवयव है, ठीक है। तो ये क्या हुआ फलन, दो भिन्न भिन्न अवयव के प्रतिबिंब अगर एक होते हैं तो वो बहुएकी होता है, तो ये हुआ बहुएकी। और सह प्रांत का कोई भी अवयव छूट नहीं रहा, A B C सभी अवयव आ चुके हैं, इसलिए ये क्या हुआ, आच्छादक है। तो बहुएकी आच्छादक है। ये F1 का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, F2 का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। अब देखते हैं हम F3, B से A में फलन है क्या, नहीं है, क्योंकि B के केवल एक अवयव से ही संबंध होना चाहिए। यहाँ पर B के ये B अवयव जो है इसका 4 से भी संबंध है, 2 से भी है, तो F3 यानी F3 का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, F इनवर्स विद्यमान नहीं है, क्योंकि एक अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं हो सकते फलन के अंतर्गत। तो यहाँ पर B के अवयव B के दो प्रतिबिंब हो जाएंगे अगर उल्टा फलन हम लेते हैं, तो 4 और 2, इसलिए F इनवर्स विद्यमान नहीं है। तो F इनवर्स ये विद्यमान नहीं है, इसका भी विद्यमान नहीं है, इसका भी विद्यमान नहीं है। अब हम लेते हैं ये, तो देखो 1 का प्रतिबिंब A है, भिन्न भिन्न अवयव के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हैं, एक ही की है। और देखिए सह प्रांत के सारे अवयव आ रहे हैं तो आच्छादक भी है। अब यहाँ पर B से A में भी फलन परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि A का प्रतिबिंब 1 हो जाएगा, B का प्रतिबिंब 3 हो जाएगा, C का 2 प्रतिबिंब हो जाएगा अगर F4 को B से A में परिभाषित करें इसका प्रतिलोम, तो F इनवर्स विद्यमान होगा। तो क्या होना चाहिए, अगर एक ही की आच्छादक होता है फलन तो ही F इनवर्स विद्यमान होगा। F इनवर्स 4 विद्यमान है, जबकि F इनवर्स 4, क्योंकि 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब C, 3 का प्रतिबिंब B है, एक ही की है और आच्छादक है। तो एक ही की आच्छादक होने के लिए एक ही की आच्छादक जब फलन होता है, क्योंकि A से B में फलन होगा ये, क्योंकि A का प्रतिबिंब 1 है, B का
3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, बी से अगर ए में कोई फलन परिभाषित करें इसमें तो एफ इनवर्स 4 विद्यमान होगा। तो हम देखते हैं कि फलन एक ही की आच्छादक होगा तो ही इसका प्रतिलोम विद्यमान होगा। बहु एक की आच्छादक होने पर फलन विद्यमान एफ इनवर्स विद्यमान नहीं होता है। एक ही की अंतरक्षेपी होने पर भी नहीं होता है। बहु एक की अंतरक्षेपी होने पर भी प्रतिलोम फलन विद्यमान नहीं होता। इसलिए देखिए परिभाषा में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि एफ ए से बी एक ही की आच्छादक फलन हो तो एफ का प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स बी से ए में परिभाषित होता है। ये ए से बी में है तो इसका प्रतिलोम हो जाएगा बी से ए में परिभाषित वह फलन होता है। फलन की परिभाषा के अकॉर्डिंग अब इसका प्रांत कौन हो गया, बी। तो प्रांत के प्रत्येक अवयव का सप्रांत के अद्वितीय अवयव से संबंध होना चाहिए फलन की परिभाषा के। तो एफ इनवर्स बी से ए में परिभाषित वह फलन होता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक बी अवयव बी के लिए ए के अद्वितीय अवयव ए से संबंध हो, अर्थात एफ ए बराबर अगर बी हो, जहाँ एफ ए का मान बी होना चाहिए। बी के प्रत्येक अवयव का ए के अद्वितीय अवयव से संबंध, क्योंकि एफ इनवर्स अब बी से ए में फलन तब होगा जब बी के प्रत्येक अवयव का ए के अद्वितीय अवयव से संबंध होना चाहिए। तो इसको हम एफ इनवर्स बी से ए द्वारा परिभाषित करते हैं, जहां एफ इनवर्स बी का मान किसके बराबर, ए। ये एफ इनवर्स बी इक्वल टू ए तब होगा जब एफ ए बराबर बी होगा। तो एफ इनवर्स बी बराबर ए है, इम्प्लाइज दैट एफ ए बराबर बी, और एफ ए बराबर बी है तो हम एफ इनवर्स बी बराबर ए लिख सकते हैं। इसलिए इम्प्लाइज दैट दोनों तरफ है, यदि और केवल यदि बोलते हैं इसको, जहाँ ये ध्यान रहे ए किसका अवयव है, ए का, और बी किसका अवयव है, बी का। एफ का प्रांत कौन है, ए है, इसलिए यहाँ ए का अवयव होगा। और एफ इनवर्स का प्रांत कौन है, एफ इनवर्स का प्रांत बी है, इसलिए यहाँ ध्यान रहे बी का अवयव है। ठीक है, यहाँ पर हमेशा प्रांत का अवयव बाहर फलन होता है, तो फलन जो है उसके प्रांत का अवयव है। तो एफ इनवर्स का प्रांत कौन है, बी, तो बी का अवयव है। एफ का प्रांत कौन है, ए, तो ये ए का अवयव है। ये ध्यान रहे आपको। ठीक है, अब इसको कर्मित युग्म के रूप में हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स कि पहला अवयव बी का और दूसरा अवयव ए का, तो बी ए के रूप में कर्मित युग्म के रूप में बी ए लिखेंगे। कब, जब ए बी अवयव एफ का होगा तो बी ए अवयव एफ इनवर्स होगा। ठीक है, प्रतिलोम फलन का प्रांत, सहप्रांत और परिसर। अभी हमने परिभाषा में पढ़ा है कि एफ क्या है, ए से बी में एक ही की आच्छादक फलन होना चाहिए। जब फलन एक ही की आच्छादक होता है तो एफ का जो परिसर होता है वो सहप्रांत के बराबर होता है। ये ध्यान रहे, परिभाषा के अकॉर्डिंग एक ही के आच्छादक की परिभाषा क्या होती है, एफ का सहप्रांत, एफ का जो परिसर होता है वो एफ का सहप्रांत यानी कि बी के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर एफ इनवर्स किससे किस में होगा, बी से ए में, तो एफ इनवर्स का जो परिसर होगा वो एफ का प्रांत ही होगा, यानी कि एफ इनवर्स का आप परिसर कह सकते हो, एफ इनवर्स का सहप्रांत भी कह सकते हो, क्योंकि एफ इनवर्स किससे किस में है, बी से ए में। एफ इनवर्स बी से ए में परिभाषित होता है, तो इसका जो सहप्रांत ए होता है वही इसका आपके परिसर होता है। तो एफ इनवर्स का सहप्रांत भी कह सकते हो इसको, और एफ इनवर्स का परिसर भी कह सकते हैं। तो ये है एफ का जो प्रांत होता है वही एफ इनवर्स का परिसर होता है, और एफ इनवर्स का जो प्रांत होता है, एफ इनवर्स का जो प्रांत कौन है, बी, तो ये एफ का परिसर अर्थात एफ का सहप्रांत बी बराबर होता है। क्योंकि एफ का परिसर एफ का सहप्रांत इसलिए होगा क्योंकि एफ एक ही की आच्छादक होना चाहिए, तभी एफ इनवर्स विद्यमान होगा, नहीं तो नहीं। और एफ एक ही की आच्छादक है तो परिसर, एफ का परिसर एफ के सहप्रांत के बराबर। तो एफ इनवर्स का जो प्रांत होता है वो एफ का परिसर होता है, और एफ इनवर्स का जो परिसर होता है वो एफ का प्रांत होता है। जैसे आपके एक एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, समुच्चय ए बराबर दिया है, समुच्चय बी बराबर दिया गया, और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 द्वारा परिभाषित है, और एफ जो है वो ए से बी में है। ये एफ यहाँ पर ए से बी में परिभाषित है, यानी इसका प्रांत कौन है, ए है। तो यहाँ पर किसके अवयव रख सकते हैं हम, ए के अवयव रखेंगे। तो ए के अवयव पहले 1 रखा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2, इसी तरह 2 रखा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5, फिर x का मान 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10, और 4 का स्क्वायर 16 इक्वल प्लस 1 इक्वल टू 17 यानी कि 17। तो f बराबर हुआ 1 2, ठीक है, 1 का प्रतिबिंब 2 है,
और 2 का प्रतिबिंब 5 है और 3 का प्रतिबिंब 10 है और 4 का प्रतिबिंब 17 है। तो कर्मित युग्म के रूप में ये लिखा है। तो देखो भिन्न भिन्न अवयव 1, 2, 3, 4 के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हैं, 2, 5, 10, 17 भिन्न भिन्न अवयव के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, तो एक ही हुआ। और सह प्रांत के सारे अवयव आ रहे हैं, देखो 2, ये सह प्रांत सभी अवयव आ रहे हैं 2, 5, 10, 17। सह प्रांत के सभी अवयव परिसर प्रतिबिंब में आते हैं। प्रतिबिंबों का जो समुच्चय होता है वो सह प्रांत के तुल्य हो, यानी परिसर जो है वो सह प्रांत के तुल्य है, तो एकीकी आच्छादक। तो स्पष्टतः लिखा है हमने एफ ए से बी में एकीकी आच्छादक फलन है। एकीकी इसलिए है क्योंकि सभी अवयव सभी प्रतिबिंब क्या है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न अवयव के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हैं, इसलिए एकीकी है। और सह प्रांत के कोई अवयव छूट नहीं रहा है, इसलिए ये आच्छादक है। तो एफ ए से बी में एकीकी आच्छादक, इसलिए हम कह सकते हैं एफ इनवर्स विद्यमान है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये लाइन, ठीक है, ये ध्यान रहे आपको। एफ ए से बी में एकीकी आच्छादक अगर होता है तो ही एफ इनवर्स विद्यमान होगा, अन्यथा एफ इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। तो एफ इनवर्स बी से ए में विद्यमान है। और तथा एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका जस्ट व्युत्क्रम 1 से 2, 1 का संबंध 2 है, यहाँ 2 का 1 से संबंध हो जाएगा। 2 का 5 से है तो 5 का 2 से, 3 का 10 से है, 10 का 3 से, 4 का 17 से, 17 का 4 से संबंध हो जाएगा एफ इनवर्स के अंतर्गत। तो एफ इनवर्स का जो प्रांत होगा वो आएगा 2, 5, 10, 17, 2, 5, 10, 17, जो किसका समुच्चय है, बी, यानी कि एफ का सह प्रांत कह सकते हो या एफ का परिसर भी कह सकते हो। एफ का परिसर 2, 5, 10, 17, ये एफ का परिसर है या एफ का सह प्रांत है, यानी कि बी के बराबर है। एफ इनवर्स का परिसर सेकंड अवयवों का समुच्चय 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये क्या है, एफ का प्रांत है, एफ का प्रांत है जो ए के तुल्य है। इस प्रकार ये एफ इनवर्स हमने ज्ञात किया है।